इस समय आज तक की टीम मौजूद है एक तरीके के जो ईरान का सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी सेंटर है, यहाँ मौजूद है। यहाँ पर जो ना सिर्फ सिविलियन बल्कि आर्मी के लिए भी जो ड्यूल यूज़ के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इनोवेशन उसके लिए काम किया जाता है। दरअसल सैंक्शंस के बावजूद भी ईरान किस तरीके से लगातार काम कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर, ये बड़ा मेजर कंसर्न खास तौर पर रहा है। पिछले कई दशकों से, कई लंबे समय से ईरान पर इसी तरीके के सैंक्शंस लगाए हुए हैं और आज हम आपको इसी ईरान की सिलिकॉन वैली के अंदर हम लेकर आए हैं। अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा ये है ईरान की सिलिकॉन वैली, यानी वो महत्वपूर्ण इलाका जहां पर सभी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम किया जाता है। और अभी आज तक की टीम दुनिया की एक ऐसी बड़ी टीम है, एक पहली टीम होगी जो इस समय ईरान के इसी इलाके में, इस सिलिकॉन वैली के इस सेंटर में मौजूद है, जहां पर हम ना सिर्फ ईरान के कई महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि आखिरकार इस समय ईरान में ताज़ा हालातों में भी कैसे अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर खासतौर पर अपने तकनीक के ऊपर कैसे काम किया जा रहा है। और शायद ये भी कि आखिरकार इस समय जब सैंक्शंस लग रहे हैं तो कितनी तेज़ी से उनकी मिसाइल हो, उनकी जो दूसरी साजो सामान है उसके लिए भी ईरान कैसे तैयारियां कर रहा है। किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है, अगर उसको अपनी सुरक्षा करनी है या फिर आप कह सकते हैं कि उसको आगे बढ़ना है, तो उसके लिए उसके पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो उसकी देश की क्षमताओं को, उसकी सुरक्षा के आगे बढ़ा सके। ईरान जब से सैंक्शन झेल रहा है उसके पास ये सारी सहूलियतों की कमी इस वजह से हो गई क्योंकि यूरोप के कई देशों ने ईरान को सामान देने से मना कर दिया। ऐसे में ईरान के पास एक ही उपचार था या एक ही तरीका था कि वो अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करे। लेकिन विदाउट इतने ज़्यादा सैंक्शंस के बावजूद, लगातार इतने ज़्यादा विरोध के बावजूद वो कैसे हो पाता। इस समय हम जहाँ मौजूद हैं ये वही एक रिसर्च सेंटर है जो ईरान का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है, जहाँ पर लगातार ईरान जो है वो ऐसे कई इनोवेशंस अपने आप करता रहता है, जिसमें ना सिर्फ अगर आप देखें तो कि वो अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इस पूरे इलाके को अगर आप समझें तो ये पूरा इलाका समझाने के लिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके की रिसर्च की जाती है। अगर आप देखें तो ये इनोवेशन जो है वो छोटी छोटी इनोवेशंस है, लेकिन ये ईरान के खुद बनाई हुई इनोवेशंस हैं, जिसमें आपका सर्विलेंस इक्विपमेंट के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो होती हैं, आपकी डेटा रीडिंग के लिए जो चीज़ें होती हैं, इसके अलावा जो आपको सर्विलेंस के लिए ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें ईरान खुद डेवलप करता है। अगर आप देखें आज हमें बताया गया कई ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो यहाँ पर बनाया जाता है। एक छोटी सी मशीन जो बताई गई वो ये था, जब आप कोई भी बड़े आप कह सकते हैं इक्विपमेंट बनाते हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट बना रहे हो, चाहे वो टैंक बना रहे हो, तब उसको अक्सर जोड़ने के लिए जो मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, उन मशीनों के प्रेशर जो मशीन होते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि वो भी मशीन जो है बैन थी ईरान में। तो ऐसे में ईरान ने कुछ ऐसी मशीनें अपने आप डेवलप की हैं और ये इसलिए भी अगर आप देखें तो आपको ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें वो इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है जो ईरान खुद डेवलप कर रहा है, ईरान खुद बना रहा है। और ये शायद इसीलिए भी क्योंकि ईरान के लिए अभी सारी चुनौतियां इसी बात को लेकर है कि वो आगे आने वाले वक्त में अपने आप कैसे आगे बढ़ सकेगा, क्योंकि लगातार सैंक्शन अमेरिका की तरफ से भी हैं, यूरोप के कई देशों की तरफ से भी है, और सिर्फ जो ईरान के पास जो सहयोग बसता है वो बसता है चीन का, उच्च सहयोग बसता है आप कह सकते हैं कि रूस का। तो ऐसे में भारत कैसे, या फिर आप कह सकते हैं कि कैसे लगातार ईरान आगे बढ़े, इसके लिए यहाँ पर ये रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं। और इंडिया टुडे ग्रुप आज तक की टीम आज पहुंची है इस सबसे बड़े रिसर्च टेक्नोलॉजिकल हब में ईरान के, और ये दिखाने की आपको कोशिश कर रही है कि इन युद्ध के मैदानों में भी कैसे एक तरफ युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो टेक्नोलॉजी है, जो रिसर्च है या फिर जो काम है देश को, उसके लिए आगे काम किया जा रहा है। ईरान और इजराइल की जंग जो है सिर्फ और सिर्फ सरहदी इलाकों को लेकर नहीं है, वो हथियारों को लेकर नहीं है, वो सबसे बड़ी जंग इस बात को लेकर भी है कि टेक्नोलॉजी और वेपन्स की टेक्नोलॉजी जो ईरान लगातार हासिल कर रहा है उसको नुकसान पहुंचाना। दरअसल आपको याद हुआ कि 2025 में भी जब इजराइल और ईरान का संघर्ष शुरू हुआ था तो सबसे ज्यादा जो अटैक इजराइल की तरफ से भी किए गए थे या ईरान ने भी जो उसका रिटेलिएट किया वो ऐसे ही सेंटर्स को किया, या तो जहां पर उसके साइंटिस्ट रहा करते थे या फिर जहां पर उसका टेक्नोलॉजी या फिर साइंस के काम किया करते थे। आज हम इस समय आज तक की टीम मौजूद है ईरान के सबसे बड़े आप कह सकते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी हब में, जहां पर ना सिर्फ ईरान के सबसे महत्वपूर्ण साइंटिस्ट रहते हैं बल्कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च भी यही की जाती है। आज तक की टीम आपको ना सिर्फ अंदर से बताएगी बल्कि आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप ये पूरा इलाका देखें तो ये पहाड़ी इलाका है, तेहरान के आसपास का वो इलाका है जहां पर पूरे के पूरे हब को तैयार किया गया है। यहीं पर ज्यादातर साइंटिस्ट को रखा गया है, यहीं पर इनोवेशन की जाती है। 21 एकड़ में फैला हुआ ये हब जो है वो ईरान के लिए एक बैकबोन की तरह है, यानी ईरान की जो आगे की रणनीति है, विजन जो है वो यहीं से तय किया जाता था। और आज तक की टीम आपको लेकर आई है ये दिखाने के लिए कि आखिरकार इस समय जब दोनों देशों के बीच में संघर्ष चल रहा है
जिसमें इजराइल, अमेरिका और अब ईरान, तीनों के तीनों आप कह सकते हैं कि संघर्ष चल रहा है। ऐसे में ये जगह कितनी महत्वपूर्ण है इस समय ईरान के मौजूदा हालात के लिए। हालांकि ये इलाका बहुत सिक्योर इलाका है, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है। इसी प्रेमिसेस के अंदर जो मूवमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ उन साइंटिस्ट की होती है, उन रिसर्चर्स की होती है जो यहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा किसी बाहरी इंसान को यहाँ आने की इजाजत नहीं होती। लेकिन आज तक की टीम आपको ये महत्वपूर्ण जगह के साथ साथ ये आपको सेंसिटिव इलाके के बारे में भी बता रही है कि आखिरकार ईरान के लिए इस समय ये जगह, ये साइंटिस्ट, ये रिसर्च सेंटर कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली शमखानी ने दो टूक कहा है कि मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। यह ईरान की रेड लाइन है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो जंग सिर्फ ईरान के भीतर या तेहरान तक सीमित नहीं रहेगी, पूरा मध्य पूर्व आग की लपटों में झुलस जाएगा। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी ने खुद फरवरी के शुरुआत में कहा था कि अमेरिका अगर इस बार अटैक करता है तो जवाब पूरे क्षेत्रीय युद्ध में दिया जाएगा। ईरान का दावा यह है कि उसकी जो मिसाइल है, उसकी जो डिफेंसिव डेटरेंस है, यह उसका हिस्सा है और इसे छोड़ना दुश्मन के आगे एक तरह से सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करने जैसा होगा। इजराइल का बड़ा प्रयास यह रहा है कि जो मिसाइलें हैं ईरान की, उनकी क्षमता को, खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स की क्षमता को कम कर दिया जाए।